ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने लेक्चर नंबर 7 बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल। इन दोज 10 मॉड्यूल्स एक मॉड्यूल की बात हम कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 7-8 कंसेप्ट्स। आज का ये जो कंसेप्ट मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 7 में, बट एक बड़ा प्रीशियस कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो रिस्क। 90% बच्चों को समझ ही नहीं आता बिकॉज वो लॉजिकली बात को समझते नहीं है, फॉर्मूला रटने की कोशिश करते हैं। मेरा पूरा इस आज के लेक्चर में ध्यान रहेगा कि आपको मैं लॉजिकली बातों को बताऊं। एंड इन स्पेसिफिकली इन द लास्ट लेक्चर नंबर 6 थोड़ा सा लास्ट में ग्लिच आ गया था टेक्निकल, तो मैं एक क्वेश्चन करा रहा था, अभी वो भी कराऊंगा। आप बस पहले कमर सीधी करें, कैलकुलेटर को बाहर निकालें और मेरी बात को ध्यान से सुने। मैंने लिखा ग्रेट मॉर्निंग, आप सब भी लिखे अपने रजिस्टर में, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल्स के 10 मॉड्यूल में से हम इस समय जो कर रहे हैं उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आज का ये जो लेक्चर है बेटे, भूल ना जाना, लेक्चर 7 लिख कर आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज तक 6 लेक्चर्स ले लिए, दिस इज 7th. I will say this is the most important and the most technical lecture which I am going to deliver today. Now the point of sincerity, the level of sincerity you will have, on that basis you will be able to understand today's logic, today's concept. मैं आज पूरी कोशिश करूंगा आपको लॉजिकली बातें समझाने की, बताने की, लेकिन सवाल ये आता है कि आप कितना सीरियसली बैठे होंगे उस चीज को समझने के लिए। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर की, मैंने उसके बाद पीपीटीज बनाई, अपनी कहानी लिखी। मैं आज पहले चर्चा करूंगा बेटे, हम चर्चा करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। चर्चा से ही तो बातें समझ आएंगी। तो आप अपनी रजिस्टर में कमर सीधी करके टेबल चेयर में बैठकर फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, मेरी कहानी, मेरी कहानी, मुंह जबानी। मैं भूपेश आनंद आज आपको अपनी कहानी बताने वाला हूं। पोर्टफोलियो की बात अगर हम करें तो पोर्टफोलियो इज अ बंडल, इट इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। ये सभी स्लाइड्स मैंने अपने हाथों से बनाई हैं, तभी आप देखिए मेरा कॉन्फिडेंस कितना है। इसलिए मैं आपको भी कहता हूं कि आप लिखिए, आप लिखेंगे तो ज्यादा बातें समझ आएंगी। पोर्टफोलियो इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। मैंने ये पोर्टली बनाई, इसमें बड़ी सारी सिक्योरिटीज हैं, इसमें बड़ी सारी सिक्योरिटीज हैं। पोर्टफोलियो इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज विच विल हैव, पोर्टफोलियो इज अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज विच विल गिव रिटर्न एंड रिस्क। आप कोई भी कोर्स करते हैं इस दुनिया में, कुछ भी करते हैं, वन कप ऑफ टी पीते हैं तो बेटे 10 रुपए देने पड़ते हैं और उसके रिटर्न में कुछ कैलोरीज, कुछ कुछ प्रोटीन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आप बाय करते हैं। इस दुनिया में गिव एंड टेक वाली बात है, आप कुछ देंगे तो आपको कुछ मिलेगा। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग, इट मीन्स यू आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड यू विल बी गेटिंग रिटर्न। बट आई एम टॉकिंग ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इट इज वाइजेबल टू इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियोज। व्हेन आई से पोर्टफोलियो इट मीन्स इट इज ए ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न मीन्स, इन द लास्ट लेक्चर हमने एक बात सीख ली थी, रिटर्न का मतलब है वेटेड रिटर्न। इट इज नॉट द सिंपल रिटर्न, इट इज अ वेटेड रिटर्न। मैंने इसे वेटेड रिटर्न, मैंने आपको अपनी स्लाइड में इसका फॉर्मेट भी बताया था, वैसे हमने डिस्कस किया था, सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, दैट इज वेटेड रिटर्न। और आपको याद है लास्ट क्लास में क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। ये मैंने पोर्टली प्रिपेयर कर दी है बेटे, ये पोर्टली बना दी, मैंने लिख दिया। क्या लिखा कि इसमें अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज हैं, इनका सिग्मा डब्ल्यू आर अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, दिस विल बी नेम्ड एज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। आइए जल्दी से उसी क्वेश्चन की तरफ एक बार आ जाए, जो मैं क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराते कराते थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ गया था। तो आइए जी, 1-2 मिनट की बात है, आप सभी इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे। बड़ी मेहनत से ढूंढ के मैंने बनाया बेटे, लॉजिकली कंसेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब आप उसका कुछ प्रैक्टिकल इंस्टेंस करते हैं। इन अ पोर्टफोलियो ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी का पोर्टफोलियो है, ₹2 लाख हैव बीन इन्वेस्टेड इन एसेट एक्स, 2 लाख रुपए तो एसेट एक्स में इन्वेस्टेड हैं, which has an expected return of 8.5%।
एक कंपनी के 2 लाख रुपए एसेट एक्स में इन्वेस्टेड हैं जिससे उनको रिटर्न 8.5 का मिलता है। 2,80,000 इन एसेट वाई, मतलब उन्होंने 3-4 सिक्योरिटीज बाय की हुई हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ पोर्टफोलियो। व्हेन आई से पोर्टफोलियो, इट इज अ झुंड, इट इज अ बंडल, इट इज मोर देन वन। 2,80,000 इज बीइंग इन्वेस्टेड इन एसेट वाई, जिसमें रिटर्न कितना आ रहा है? 10.2%। अब ये होल्डिंग पीरियड भी हो सकता है, एनुअल रिटर्न भी हो सकता है, मैं मान रहा हूँ ये एनुअल रिटर्न है, ठीक है जी। एंड 3,20,000 एसेट जेड, एसेट जेड में 3,20,000 रुपए इन्वेस्टेड हैं जिसका रिटर्न आ रहा है 12%। भाइयों और बहनों, इस कंपनी ने 3 तरह की सिक्योरिटीज बाय की हुई हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज हैं, इसलिए अलग अलग तरह का इनका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है। आपको अलग अलग रिटर्न गिवन है, इंडिविजुअल रिटर्न गिवन है। आपको कैलकुलेट करना है कि इस पोर्टली का रिटर्न कितना होगा। कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो। मैंने आंसर लिख दिया 10.495%। मैं टाइम दे रहा हूं बेटे 1-2 मिनट, आप पहले करके देख लीजिए। सब बच्चे करेंगे, मैं साइड में खड़ा हूं, मैं कहीं गया नहीं, मेरा हाथ देखिए, आप दिख रहा है आपको हाथ? ये भूत का हाथ नहीं है, ये मैं हिला रहा हूं ताकि आपको दिखाने के लिए कि मैं यहीं पे खड़ा हूं। आपको मैं 1-2 मिनट दे रहा हूं, आप जल्दी से क्या कर रहे हैं, इसका 10.495% निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सिंपल है जी, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ मुश्किल है नहीं। आप आराम से देखें तो एसेट एक्स का रिटर्न देख लें। एसेट एक्स का रिटर्न देख ले, ये देखिए रबी नहीं हो रहा। एसेट एक्स का रिटर्न देख ले, अच्छा एसेट एक्स का, वाई का, जेड का, इनका वेट्स देख ले, इनका आर देख ले और इनका डब्ल्यू आर देख ले। अब आप ये बताओ टोटल इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 2 लाख प्लस 2,80,000, 480 प्लस 320, 8 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो वेट्स कैसे आएगा? 2 लाख अपॉन 8। मैं अगर यहाँ पे वेट की बात करूं तो 2/8 एक्स का, वाई की बात करें तो 2,80,000, तो 2,80,000 2.8 डिवाइडेड बाय 8, और लास्ट में Z का है 3.2, 3,20,000 अपॉन 8। तो ये वेट्स आ गए। अच्छा, सिग्मा W इज इक्वल टू 1। हमें बताइए बेटा सिग्मा W 1 होता है मेरे बेटे? सिग्मा W 1। अच्छा, W पता चल गया। अब मुझे यहां पर रिटर्न्स चाहिए, तो रिटर्न्स A का X का 8.5%, तो मैंने यहां पे लिख भी दिया 8.5%। Y का 10.2%, तो मैंने यहां पे लिख दिया 10.2%। Z का है जी 12%, तो मैंने यहां पे लिख दिया 12%। आराम से। अब आप क्या कर रहे हैं, ये R है, ये WR आ गया बेटा, कैलकुलेट करके देखिए, ये आना चाहिए 10.495। 10.495, इट मीन्स इट इज अ वेटेड रिटर्न, इट मीन इट इज ROI 8 लाख के ऊपर ऑन एन एवरेज 10.495% का रिटर्न है। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न, इट इज नेम्ड एज वेटेड रिटर्न। तो ये बात मैंने आपको समझाई। मैं आज कुछ आगे चलूंगा और पोर्टफोलियो रिस्क की बातें करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी आपने यहां देखा पोर्टफोलियो रिटर्न, बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात चर्चा स्टार्ट हो रही है, ध्यान से देखना जो मैं कहना जा रहा हूं। एक एक वर्ड मेरा प्रीशियस है। मैंने अभी आपको बताया कि पोर्टफोलियो रिटर्न वेटेड रिटर्न होता है। आप सिग्मा WR अपॉन सिग्मा W से निकाल सकते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि उस पोर्टली का आपको पोर्टफोलियो रिस्क भी निकालना है, तो क्या पोर्टफोलियो रिस्क निकालते समय भी आप वेटेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज करेंगे? एक बच्चा को नींद आ रही थी, दूसरा बच्चा सिर खुजला रहा है, बेटे मैंने कुछ कह भी दिया, आप बस सोचती रह जाओ, सिर ही खुजलाते रहना, मोबाइल ही देखते रहना। बेटे इतनी इंपॉर्टेंट क्लास का इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल जाएगा आपके हाथ से। मैंने आपको ये कहा कि आई वांट टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क।
पोर्टफोलियो रिटर्न में ये बताया कि वी कैलकुलेट वेटेड रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज एंड दैट वेटेड रिटर्न इज नेम्ड एज पोर्टफोलियो रिटर्न। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या पोर्टफोलियो रिस्क निकालते समय भी आप ए का एक्स वाई जेड सिक्योरिटीज की स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो? वो तो निकालेंगे ही, क्योंकि रिस्क ऑफ सिक्योरिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो क्या उसका भी एवरेज ही लेना है? क्या उसका भी वेटेड एवरेज ले लें? अगर हम वेटेड एवरेज ले लें तो क्या उसको हम कह सकते हैं दैट इज पोर्टफोलियो रिस्क? बेटे ये सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आज आपके सामने चर्चा रख रहा हूं। तो इसका आंसर पता क्या है? नो, नहीं, नहीं, कभी नहीं। आप रिस्क निकालते समय जब आपको पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है तो आप वेटेड एवरेज नहीं ले सकते। अब क्यों नहीं ले सकते? इसके पीछे लॉजिक्स है जो मैं बताने जा रहा हूं। रटना है तो बात अलग है, बात समझनी है तो ध्यान से कमर सीधी करके बैठना पड़ेगा। आज आप ढीले होकर बैठे हो बेटे, कमर सीधी कर लो, मैं बता रहा हूं स्पाइनल कॉर्ड थप्पड़ मारूंगा खींच के। जो मैं बताने जा रहा हूं बड़ा प्रीशियस है, किसी बुक में नहीं है। मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रखा, मैंने काफी बड़ा क्वेश्चन रख दिया। क्या रखा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, दिस इज अ बिग क्वेश्चन टू यू। क्या रखा? वेदर पोर्टफोलियो रिस्क, मैंने यहां पे पोर्टफोलियो नहीं लिखा तो मैं लिख रहा हूं वेदर पोर्टफोलियो रिस्क या रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो will be weighted average of standard deviations। आपसे क्वेश्चन है, मैं भूपेश आनंद आज आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि जैसे हमने रिटर्न कैलकुलेट किया वेटेड में, क्या रिस्क भी वेटेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से आ जाएगा या नहीं आएगा? आपसे पूछ रहा हूं, आएगा या नहीं आएगा? बेटे आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो मैं बताने जा रहा हूं। इसी से फॉर्मूला डिराइव होगा, इसी से बातें समझ आएंगी। अभी मैं आपको बड़े सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे मैं ये प्रूव कर दूंगा कि रिस्क को आपको कभी कैलकुलेट करना है, पोर्टफोलियो रिस्क को, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद हेल्प ऑफ वेटेड एवरेज। व्हाई? नो, बताऊंगा। लिखें पहले, इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कैन not be calculated with just weighted average of standard deviation of securities। लिखना एक अलग बात है, आंसर निकालना अलग बात है, लॉजिक समझ के करना अलग बात है। आप लिख लीजिए, एक एक वर्ड एक एक करोड़ रुपए का है। Risk of a portfolio cannot be calculated with the weighted average of standard deviation of individual securities। नहीं, कभी नहीं। हम रिस्क को, पोर्टफोलियो रिस्क को इस तरह से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? मैं बड़ी सारी बातें आज आपके सामने प्रूव करने वाला हूं। बिकॉज रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इंटर रिलेशनशिप्स। बस बेटे ये समझ आ जाएगा आपको। बेटे थर्ड चैप्टर आ गया स्टैटिस्टिक्स का। पहला चैप्टर था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा चैप्टर था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तीसरा है प्यार का मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। आपने किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, नहीं भी किया तब भी समझ आ जाएगा अगर आपने आने वाले 2-3 मिनट 5 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुना। मैंने कहा रिस्क को वेटेड रिस्क से, वेटेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिस्क बाकी दूसरी चीजों पे भी अफेक्ट होता है, और उन दूसरी चीजों को बोलते हैं इंटर रिलेशनशिप। मतलब आपने जो सिक्योरिटी ली, जो पोर्टफोलियोज लिए, जैसे अभी अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, XYZ 3 सिक्योरिटीज आपने ली, ठीक है, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, एक्स, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी होगा, मैं मान रहा हूं, बट इनके वेटेड से इस पोर्टफोलियो का रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि हमें अब चेक करना है कि एक्स की और वाई की आपस में रिलेशनशिप कैसी है, एक्स की और जेड की रिलेशनशिप कैसी है, क्योंकि रिलेशनशिप दो के बीच में हो सकती है, इसलिए हम दो के बीच में रिलेशनशिप को चेक करेंगे। अब एक बच्चा कहता है सर रिलेशनशिप को चेक करने का फायदा क्या है? बताऊंगा बेटे, यही तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं सीधा फॉर्मूला लेकर आपको सीधे फॉर्मूले से क्वेश्चन करा देता। मुझे एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए कि आपने
एक एक एसीसी सीमेंट के शेयर्स लिए हैं और एक अंबुजा सीमेंट के शेयर्स लिए हैं। आपके पास दो कंपनी के शेयर्स हैं, एसीसी सीमेंट के और अंबुजा सीमेंट के। ठीक है जी, आपके पास एसीसी के शेयर्स हैं मान लेते हैं 60% और अंबुजा के हैं 40%। आपके पास दो ही शेयर्स हैं। बजट आया और बजट में चांस की बात है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जीएसटी का रेट बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और आपके पास सीमेंट की कंपनी के शेयर्स थे। अब मुझे एक बात बताइए, एसीसी सीमेंट के जो शेयर्स हैं और जो अंबुजा सीमेंट के हैं, उनका रिलेशनशिप है ना? मतलब जीएसटी बढ़ने से दोनों कंपनी के शेयर के भाव में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अच्छा, उनके भाव गिरेंगे या बढ़ेंगे? गिरेंगे। अच्छा, दोनों के गिरेंगे या एक के गिरेंगे? दोनों के गिरेंगे, क्योंकि दोनों ही सीमेंट की कंपनी है, क्योंकि दोनों के लिए जीएसटी बढ़ गया, इसलिए दोनों के सेंटीमेंट वीक हो गए। इसका मतलब इनका जो रिस्क होगा, आपका जो रिस्क होगा एज ए इन्वेस्टर, because you have invested in these two companies, in these two cement companies, my point is market will fall by 10%. Whether you will also fall by 10% or you will fall by more than 10%, my dear friends, your risk will be more than 10%. It means you will be facing more risk as compared to the market, because the securities which you have, they have a positive relationship. They have a positive relationship, because if one security will increase, the other security will also increase, because they both companies, they belong to the same industry. They have a direct relationship. It means it is not just the standard deviation which is important for calculating the portfolio risk. Along with that standard deviation, there is something other than that. कुछ और भी है जिसका नाम है उनके आपस के बीच में संबंध कैसे हैं। और बेटे, संबंध कैसे हैं? अच्छे संबंध हैं, गंदे संबंध हैं, या है ही नहीं? अगर अच्छे हैं तो किस हद तक के अच्छे हैं, गंदे हैं तो किस हद तक के गंदे हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कैटरीना कैफ, और मैं अभी आपके सामने रखूं रणबीर कपूर, तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ गई कि कैटरीना के और रणबीर के बीच में आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनकी रिंग सेरेमनी हो गई थी, फिर टूट गई और उनकी शादी नहीं हुई, उसने किसी और से शादी कर ली और उसने किसी और से शादी कर ली। आज अगर वो किसी मूवी में हीरो हीरोइन का काम करें तो शायद वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बातें वही दोबारा रिपीट होंगी। मैं कैटरीना और रणबीर की बात कर रहा हूं। इट मींस दे हैव अ रिलेशनशिप, बट दे हैव अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब पॉजिटिव नहीं होता या खाली नेगेटिव नहीं, मतलब किसी तरह से संबंध तो है। मैं भूपेश आनंद आपसे एक बात यही कहना जा रहा हूं बेटे, कि जब आप पोर्टफोलियो रिस्क निकालने लगे तो आप खाली वेटेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मत निकालना। आपको अब यह भी चेक करना है कि जो पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज हैं, जो घूम रही हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है। और बेटे, रिलेशनशिप निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कोवेरियंस। क्या नाम है? क्योंकि रिलेशनशिप दो के बीच में होती है, इसलिए हम एक टूल को लेकर आएंगे और उस टूल का नाम होगा कोवेरियंस। बस बेटे, अभी धीरे धीरे बताऊंगा, आप बिल्कुल घबराना मत। मैं कह रहा हूं ना, घबराना मत। मैं आपसे अभी एक मैंने एग्जांपल दिया, अभी दिया 2 मिनट पहले, कि भाई आपने एसीसी सीमेंट के भी शेयर्स ले लिए और जेके के ले लिए। 10 लाख थे आपके पास, 6 लाख रुपए यहां लगा दिए, 4 लाख रुपए यहां पे लगा दिए, दोनों सीमेंट कंपनी के लिए। अब दोनों में मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कोई सब्सिडी आ गई पर्टिकुलर फाइनेंस बिल में, बजट में, तो सब्सिडी आ गई तो ये गुड न्यूज है सीमेंट इंडस्ट्री की। तो सीमेंट इंडस्ट्री के शेयर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो एसीसी सीमेंट के भी बढ़ेंगे और जेके सीमेंट के भी इंक्रीज होंगे। अल्टीमेटली आपको फायदा, मार्केट अगर 12% से ऊपर जाएगी सीमेंट इंडस्ट्री की, तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न बेटे 12 से कुछ और ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका आपस में संबंध बड़ा डायरेक्ट है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रिस्क निकालने के लिए खाली स्टैंडर्ड डेविएशन काम नहीं करेगी बेटे। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, बड़ा प्यारा सा। एक बस है जी,
एक बस है, इस बस में 50 लोग बैठे। अब आप इस बस के ड्राइवर या कंडक्टर हैं, आप इनको कह रहे हैं कि भाई हंसना शुरू कर दो, तो ये 50 के 50 लोग अगर हंसना शुरू कर दें तो एक लेवल ऑफ आवाज आएगी। अगर आप ये कहें इन्हीं 50 लोगों को कि रोना शुरू कर दो, सारे 50 के 50 रोना शुरू कर दें, तो एक लेवल ऑफ आवाज होगी। बट आप ये कहें कि 25 को तो बोले कि हंसना शुरू कर दो और 25 को बोले रोना शुरू कर दो उसी बस में। सुनना 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 ध्यान से, भूलना जाना। यहीं पे देखो मेरे बेटे, मैं भूपेश आनंद यही कह रहा हूं कि अगर सारे हंसें तो एक लेवल ऑफ आवाज होगी, सारे रोएं तो एक लेवल ऑफ आवाज होगी, आधे हंसें और आधे रोएं तो बेटे इसमें आवाज कम होगी। क्यों? क्योंकि हंसने वालों की रोने वालों के साथ के साथ सेटअप होना शुरू हो जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब मैंने कहा कि सारे के सारे हंसें, इट मींस अगर सभी की आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो रिस्क कुछ अलग लेवल का होगा। यहां पे भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्योंकि सभी रो रहे हैं, तो ऑल हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। बट अगर इसके साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है क्योंकि कुछ हंस रहे हैं और कुछ रो रहे हैं, तो यहां पर जो आवाज का दर होगा पहले और दूसरे लेवल से कम होगा। बोलो हाँ या ना। बस बेटे यही बात बतानी है कि जब भी आप रिस्क निकालेंगे आपको उन सिक्योरिटीज का आपस में रिलेशनशिप चेक करना पड़ेगा। बिना रिलेशनशिप चेक किए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक यहां रिलेशनशिप की बात करी, अपोलो टायर्स और एमआरएफ टायर्स। आपने बस ये बताना है कि वेदर दे हैव ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप और अ नेगेटिव रिलेशनशिप, or there is no relationship. Apollo Tyres and MRF Tyres, they have a direct relationship because they both belong to tire industry. If something happens to tire industry, both shares will be increased or decreased, or they will be affected in the same extent. They have a direct relationship. You have to just tell me whether they have a direct or indirect. अच्छा जी, स्नेक, सांप और नेवले की कहानी तो सबने सुनी होगी बेटे, मूवीज में देखा होगा या बचपन में आपने सांप और नेवले की लड़ाई देखी होगी। बेटे सांप का और नेवले का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, दोनों एक पिटारी में नहीं रह सकते। नेवला या तो सांप को मार देगा और या सांप नेवले को मार देगा। इट मींस दे हैव इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। मैंने फिर लिखा क्लाइमेट, गर्मी का होना और सनस्क्रीन लोशन का बिकना डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, गर्मी का होना और सनस्क्रीन लोशन का बिकना डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, विंटर्स का होना और आइसक्रीम का बिकना, विंटर्स का होना और आइसक्रीम का बिकना इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी आप आइसक्रीम कम खाएंगे, आप चाय ज्यादा पिएंगे। इसका मतलब विंटर्स का टी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट विंटर्स का आइसक्रीम के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। बेटे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपको पता चले कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं और इनडायरेक्ट कैसे निकालते हैं। बाकी रिलेशनशिप का एक टूल है, उसको देखेंगे, है ना। मैंने लास्ट में लिखा कैटरीना आलिया, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। चलिए जी, अब आप मेरी बात को ध्यान से पहले एक आध बात लिख लेते हैं, फिर और चलेंगे। सभी बच्चे कमर सीधी बेटे। बेटे मैं खड़े होकर, टाई लगाकर, है ना, कोट पहनकर, फुल एनर्जी के साथ आपको बताना चाह रहा हूं। आपको बस थोड़ा सा करना है, कमर सीधी रखनी है और ये लिखना है। लिखो बेटा कंसेप्ट नंबर 10। बेटा 10 में पहुंच भी गए, टोटल 15 कंसेप्ट करने हैं। पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। मैं कह रहा हूं आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे कंसेप्ट में से ये 10th कंसेप्ट बड़ा प्रीशियस है, ये समझ ही नहीं आता बच्चों को, तो मैंने कहा इसके लिए 3 बातें बड़ी कीमती हैं। लिखो, इट कैन बी डिस्कस्ड अंडर फॉलोइंग 3 हेड्स। फॉलोइंग हेड्स: स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन of standard deviation of a portfolio।
मतलब अभी हम देखेंगे कोवेरियंस। अच्छा मैं तो कहूंगा ऑफ अ इंडिविजुअल सिक्योरिटी लिखिए, यहां पे पोर्टफोलियो मत लिखिए, गलती से आ गया। ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सिक्योरिटी। अभी जो मैं रिलेशनशिप का गान गा रहा हूं ना, उसके लिए दो टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। एक का नाम है कोवेरियंस, दूसरा टूल कोवेरियंस, और तीसरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। So for calculating risk of a portfolio, there are three things which are very important: standard deviation, covariance and coefficient of relationship. आप चुपचाप लिख लो, ज्यादा समझदारी मत दिखाना भाई साहब, मैं बता रहा हूं, आप चुपचाप लिख लो भाई साहब। मैं भूपेश आनंद आपसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने वाला हूं। मैं प्रूफ करूंगा, मैं ये बात प्रूव करूंगा कि ये आप डायरेक्टली वेटेड क्यों नहीं निकाल सकते। आप एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा जी पोर्टफोलियो रिस्क कैन नॉट बी जस्ट कैलकुलेटेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आप चेक करिए, मैंने यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन रखा 10 और यहां रखा 30 और यहां रखा है 50 और यहां रखा 50। अगर आप बेवकूफ होंगे और मेरी बात को आपने सुना नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली वेट निकाल देंगे, जैसे आप वेटेड रिटर्न निकालते हैं पोर्टफोलियो का। ये बेटे गलत है 20%। मैंने अभी अभी बताया कि इन सिक्योरिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, मतलब ए का बी से प्यार है, लड़ाई है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये मैटर करता है यार। अब क्यों करता है, अभी बस का एग्जांपल दिया। इसका मतलब एक सिक्योरिटी में आप, अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, सोचने की बात है। सपोजिंगली आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, है ना, आप प्रिंसिपल हैं और स्टार न्यूज चैनल आपके पास आया है क्विज कंपटीशन के लिए। आपके एरिया के जितने स्कूल्स हैं उन बच्चों को बुला रहे हैं कि भाई आप अपनी एक टीम भेजिए और हम इनका क्या करेंगे, एक क्विज कंपटीशन लेंगे, इनका क्विज कंपटीशन लेंगे। आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, 5 बच्चों को भेजने हैं स्टार न्यूज चैनल के पास। तो मतलब एक स्कूल है, उस स्कूल के भी बच्चे 5 जाएंगे, दूसरे स्कूल के भी जाएंगे, तीसरे स्कूल के भी जाएंगे। आप उस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपने क्या किया, 5 बच्चों को डिसाइड किया, चुना, और आपने इस बात का ध्यान रखा कि 5 को इंग्लिश अच्छी आती हो क्योंकि स्टार न्यूज चैनल है। आपने बाकी सभी सब्जेक्ट्स का ध्यान नहीं रखा, जबकि क्विज कंपटीशन में कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सोशल स्टडीज के भी, साइंस के भी, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, पॉलिटिकल के भी। आपने इस बात को ध्यान रखा कि इनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तो आपने 5 बच्चे वो वाले डिसाइड किए जिनकी बड़ी अच्छी इंग्लिश थी। अच्छा, दूसरा स्कूल आपके पास ही था, कुछ दूर था, वहां का जो प्रिंसिपल है उसने इस बात का ध्यान रखा कि 5 बच्चों के झुंड में एक बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, एक की मैथमेटिक्स अच्छी हो, एक की सोशल स्टडीज अच्छी हो, एक की सोशल साइंस अच्छी हो। इसका मतलब उसने कुछ अलग तरह के बच्चों को चूज किया और 5 को भेज दिया क्विज कंपटीशन में। आप मुझे बताइए, आप अगर स्टार न्यूज के हेड होंगे और आप कोई क्वेश्चन पुट करेंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन पुट करेंगे, तो स्कूल 1 की जो टीम है सभी बच्चों को इंग्लिश आती होगी, वो क्वेश्चन का आंसर आता होगा। बट अगर आपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन कोई प्लेस कर दिया तो स्कूल नंबर 1 में 5 में से एक भी बच्चे को ज्योग्राफी का क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा। इसका मतलब पहली टीम में रिस्क ज्यादा है हारने का एज कंपेयर टू स्कूल 2 टीम, बिकॉज स्कूल 2 टीम में एक बच्चे की दूसरे बच्चे से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इंग्लिश आती है तो उसको ज्योग्राफी आती है, उसको ज्योग्राफी आती है तो उसको मैथ्स आता है, उसको मैथ्स आता है तो उसको ये आता है। इसका मतलब दे डोंट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो एक सिद्धांत निकल रहा है, एक रूल, वी आर फाइंडिंग आउट वन रूल दैट इफ इन अ पोर्टफोलियो द सिक्योरिटीज हैव नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर उनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो रिस्क कुछ कम होगा। एंड इफ इन दैट पोर्टफोलियो द सिक्योरिटीज हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो रिस्क कुछ ज्यादा होगा नॉर्मल से। इसका मतलब खाली वेटेड रिस्क और वेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से काम नहीं चलेगा। आपको रिस्क ज्यादा या कम के लिए स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह का भी या उनकी रिलेशनशिप को भी ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैं यही बात तो आपको कहने जा रहा हूं। आइए मैं यही तो बात कहने जा रहा हूं। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज पोर्टफोलियो रिस्क ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन
द इंटर रिलेशनशिप ऑफ दिस सिक्योरिटीज। बड़ी मेहनत की है बेटे, कोई नहीं कराता बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सब बातें करते हैं बेटे। भूपेश आनंद कराता है, बातें नहीं करता। बाकी सब तो काउंसलिंग वीडियोस डाल रहे हैं, पागल हो गए जैसे। भूपेश आनंद कंटेंट के वीडियोस डाल रहे हैं यार। तो आप लिखें फॉलोइंग इज द फॉर्मूला। अब देखिए एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो देखकर आप घबरा जाएंगे, लेकिन मेरे पास इसका लॉजिक है। फॉर्मूला पहले देख लें। इसका मतलब आपको पोर्टफोलियो रिस्क निकालना हो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, आई थिंक ये आपने सुना होगा बचपन के जमाने में, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद है? बस बेटे वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अभी पहले लिखिए आप, इसको मानिए ए है, ए, इसको मानिए बी है, बी, और इसको मानिए 2ab है। और ये जो लास्ट में है ना बेटे ए बी, कोरिलेशन ऑफ ए बी, ये भी मैंने भी बताया नहीं, ये बताना है बेटे, ये भूतनी है बेटे, ऐसा मान के चलिए ये भूतनी है। अभी देखेंगे क्या मतलब होता है भूतनी का, कोरिलेशन ए बी। अभी आपको नहीं पता कोरिलेशन क्या है, अभी आप खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं। आपने फॉर्मूला लिख भी दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए होल स्क्वायर, वेट ऑफ ए होल स्क्वायर, लेट इट बी 2 सिक्योरिटीज एंड लेट इट बी 1 सिक्योरिटी एज ए एंड लेट इट बी अनदर सिक्योरिटी एज बी, लेट इट बी डब्ल्यू ए एज द वेट ऑफ ए एंड डब्ल्यू बी इज द वेट ऑफ बी। तो W स्टैंडर्डाइजेशन है होल स्क्वायर वेट ऑफ ए होल स्क्वायर, लेट इट बी ए, स्टैंडर्डाइजेशन बी होल स्क्वायर वेट ऑफ बी होल स्क्वायर, लेट इट बी बी। 2 स्टैंडर्डाइजेशन है वेट है बी, स्टैंडर्डाइजेशन बी वेट बी, इनटू भूतनी भूतनी भूतनी। अभी देखेंगे क्या है, ये देखो मैंने भूतनी का नाम भी लिख दिया, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अभी बताऊंगा बेटे, अभी खाली लिख लो। अब इस भूतनी को निकालने के लिए मैंने अभी बताया, this bhutani is nothing but I have to calculate the relationship. Now first point is I want to find out कि क्या इस लड़के और लड़की के बीच में कुछ है भी, मतलब क्या प्यार है या नहीं। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं। अच्छा, just to find out that whether there is any relationship or not, we will calculate covariance। हम इनका covariance निकालेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, just to find out whether they have relationship or not, we will find out their covariance। covariance बड़ा सिंपल है, को के बीच में, दो के बीच में वेरियंस between securities, it is a measurement of co movement between 2 variables। मतलब ये जो 2 वेरिएबल्स हैं ये मूव कैसे करते हैं, दोनों साथ साथ मूव करते हैं या एक आगे मूव करता है दूसरा पीछे मूव करता है, या पहला दूसरा आगे करता है ये पीछे करता है, या दोनों साथ साथ आगे चलते हैं या दोनों साथ साथ पीछे चलते हैं। तो मैं इन दोनों के बीच में को मूवमेंट चेक करूंगा। जैसे रेन और अम्ब्रेलास, दे हैव ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, सनस्क्रीन एंड टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप को निकालने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करेंगे और उस टूल का नाम है कोवेरियंस। कोवेरियंस पॉजिटिव का मतलब क्या है, दैट दीज 2 सिक्योरिटीज विल टेंड टू गो टुगेदर। मतलब वो जो 2 सिक्योरिटीज हैं वो साथ साथ ही चलेंगी, हम साथ साथ हैं। जैसे टाटा मोटर्स एंड मारुति सुजुकी दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कोई रूलिंग आई, कोई टैक्स फैक्टर आया, कुछ भी आया ऐसा, तो दोनों पे इफेक्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मींस बोथ हैव अ पॉजिटिव कोवेरियंस। नेगेटिव कोवेरियंस, नेगेटिव मींस दैट रिटर्न ऑफ दीज 2 सिक्योरिटीज विल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में चलेंगे। मतलब टाटा टी एंड क्वालिटी वॉल्स, अब देखो क्वालिटी का स्पेलिंग ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। मतलब टाटा टी, चाय बनाने वाली कंपनी का काम ज्यादा विंटर्स में होगा। अच्छा, जब विंटर्स में चाय ज्यादा बिकेगी तो क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम कम खाएंगे, तो दोनों की रिलेशनशिप नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों का रिटर्न नेगेटिव होगा। इसका मतलब जब आप पोर्टफोलियो में ये 2 सिक्योरिटीज रखेंगे तो इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है,
तो रिस्क कुछ कम होगा, वो अभी हम देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि इनका नेगेटिव कोवेरियंस है, ठीक है जी। जीरो कोवेरियंस बेटे किसी बुक में नहीं है, समझदार मत बनना, चुपचाप लिख लेना। जीरो मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप इन रिस्पेक्ट ऑफ टू सिक्योरिटीज। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता रिलेशनशिप ही ना हो, हेमा मालिनी का और कैटरीना कैफ का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर मैं सिक्योरिटीज की बात करूं तो एसीसी सीमेंट और एचडीएफसी बैंक, एक बैंकिंग इंडस्ट्री है, एक सीमेंट कंपनी है, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन हैव थ्री सिचुएशंस। वन इज वी कैन हैव टू सिक्योरिटीज कैन हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, टू सिक्योरिटीज कैन हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप, एंड टू सिक्योरिटीज कैन हैव नो रिलेशनशिप. So the point is, now this relationship, it is very important to find out, and it can be calculated with the help of covariance, and there is a formula for that. Just have a look on that. It can be calculated as follows. इसको निकाल सकते हैं जी, कैसे निकाल सकते हैं कोवेरियंस को? सिग्मा ऑफ, अब डी ए क्या है? बड़ा सिंपल है, डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए, मतलब एक्चुअल रिटर्न्स ऑफ ए माइनस मीन बार ऑफ ए, मतलब एवरेज। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या किया था? सिग्मा डी एक्स स्क्वायर या डी आर स्क्वायर किया था ना, डेविएशन ऑफ रिटर्न्स निकाले थे ना, एक्चुअल रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए माइनस मीन रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए, तो हमने डेविएशंस निकाल लिए थे। यहाँ पे दो चीजें हैं, तो दोनों का अलग अलग डेविएशन निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पर दो हैं इसलिए नेगेटिव आने की रिलेशनशिप नहीं होगी, क्योंकि दो हैं इसलिए होल स्क्वायर नहीं करना। स्टैंडर्ड डेविएशन में होल स्क्वायर किया था कार्ल पियर्सन ने, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं करना तो अंडर द रूट भी नहीं लेना। तो फॉर्मूला क्या बन गया? सिग्मा डी ए डी बी अपॉन एन, और अगर सैंपल साइज छोटा है तो n-1, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में बताया था, सब बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे। कोवेरियंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी ए डी बी, summation of deviation of A security A from mean returns and deviation of B from mean returns upon N. In case probabilities are given, then covariance can be calculated. अच्छा, अगर probabilities भी दी हो, जैसे वहां पर मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो और आपको probabilities दी हो, तो वहां पे क्या करते थे? सिग्मा पी डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा पी अंडर द रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां पर होल स्क्वायर तो करना नहीं है, क्योंकि होल स्क्वायर नहीं करना तो स्क्वायर रूट भी नहीं लेना, तो सिंपल सा है, सिग्मा पी डी ए डी बी अपॉन सिग्मा पी, एंड सिग्मा पी का टोटल हमेशा 1 ही होता है। आप लिख लें, मुश्किल नहीं है, आप हिम्मत ना हारें, भूपेश आनंद आपके साथ है। अब एक बात मुझे समझ आ गई भाई साहब कि इन दोनों के बीच में प्यार तो है, लेकिन ये प्यार किस हद का है? क्या ये हीरोइन, क्या दीपिका पादुकोण कहेगी तो क्या रणवीर ऊपर से नीचे कूद जाएगा 5 मंजिल से, या सोचेगा पहले कूदने से? इट मींस गहराई कितनी है उस प्यार की, हाउ मच दे आर रिलेटेड। मतलब 1% बढ़ा तो दूसरा कितने परसेंट बढ़ेगा? बढ़ेगा तो सही, लेकिन उतना ही परसेंट बढ़ेगा, ये कुछ और ज्यादा बढ़ेगा या कुछ कम बढ़ेगा? बेटे वो डिपेंड करता है उनके प्यार की गहराई के ऊपर, उनकी प्यार की मैग्नीट्यूड के ऊपर। इट मींस इफ फर्स्ट पॉइंट इज आई विल फाइंड आउट वेदर दीज टू सिक्योरिटीज आर इंटररिलेटेड और नॉट। इफ दीज टू सिक्योरिटीज आर इंटररिलेटेड, देन आई वांट टू फाइंड आउट दैट हाउ मच दे आर इंटररिलेटेड। वो आपस में कितने इंटररिलेटेड हैं, वो आपस में कितने रिलेट हैं, कितना मैग्नीट्यूड है उनका, और उस मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। बेटे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। इट इज अ मेजर ऑफ क्लोजनेस। मतलब पेशेंट डॉक्टर के पास गया, पेशेंट कहता है जी मेरे को तबीयत खराब है, ठीक है, डॉक्टर ने उसके नॉर्मल टेस्ट कर दिए, उसको दवाई दे दी, लेकिन तबीयत ठीक नहीं उसकी, नहीं हुई, पेशेंट दोबारा आया। अब आप ये बताइए, डॉक्टर अब उसको आप स्पेसिफिक टेस्ट बोलेगा कि ब्लड टेस्ट में ये वाला टेस्ट करा के लेके आओ, ये वाला टेस्ट यूरिन का करा के लेके आओ। इट मीन्स हमें ये तो समझ आ गया कि इनकी आपस में रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कुछ भी है, बट वो रिलेशनशिप की हद कहां तक है, उसके लिए हम क्या करेंगे?
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, मतलब उसका रास्ता कोवेरिएंस से ही जाता है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो लिख रहे हैं आप, इट इज अ मेजर ऑफ क्लोजनेस। क्लोजनेस, अब क्लोजनेस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है आप बताइए। आप किसी न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं, लड़के को और लड़की को, लड़की भी बिल्कुल दीपिका जैसे है और लड़का भी बिल्कुल रणवीर जैसे है, आपको लगता है मेड फॉर ईच अदर, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं। बट कई बार आप किसी कपल को देखते हैं, आपको लगता है यार लड़की तो इतनी सुंदर सी है, इसने इस लड़के से शादी कैसे कर ली, लड़का तो बिल्कुल बेकार सा लग रहा है। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि पहले वाला कपल जो है वो परफेक्ट कपल है और जो दूसरे वाला कपल है वो इम्परफेक्ट कपल है। इट मीन्स रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, सोच के बताइए। अमित शाह जी की और मोदी जी की ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप की भी तो एक हद होगी बेटा, उसको बोलते हैं 100%, मैक्सिमम 1 होगी। अच्छा, अगर हम कहें लड़ाई की बात करें तो हम इसको जनरली +1 से रिलेट कर देंगे। लड़ाई भी कितनी होगी, -1 की। भाई राहुल गांधी जी में और अमित शाह जी में मैक्सिमम लड़ाई हो सकती है, नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन उसकी हद तो होगी। इट मीन्स रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है 1 की, कम से कम नेगेटिव की। इसको बोलते हैं बेटे परफेक्ट रिलेशनशिप और इसको बोलते हैं बेटे इम्परफेक्ट रिलेशनशिप। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसको बोलते हैं परफेक्ट रिलेशनशिप और इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट रिलेशनशिप। +1 से -1 के बीच में घूमती है ये रिलेशनशिप बेटा, ये -1 से +1। बट प्रैक्टिकली +1 और -1 हम थ्योरेटिकली तो करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रैक्टिकली इसके बीच में ही घूम रही होती है। फिर भी आपको पता होना चाहिए। और इसका सिंबल बेटा अभी अभी आपने देखा, इसी का सिंबल था ये, कोरिलेशन बिटवीन दो के बीच में या तो +1 होगी या -1 होगी और या -1 से +1 के बीच में घूम रही होगी। आप चेक करिए, ये मैंने लिखा है, ये देखिए, ये चला गया ऊपर, ये देखिए -1 से +1। सबने टाइमलाइन बनानी है, सबने टाइमलाइन बनानी है और आर बीच में भी हो सकता है बेटे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अब जो कराने जा रहा हूं वो आपकी लॉजिक्स को और ज्यादा क्लियर कर देगा बेटे। अगर ये +1 है, जो मैंने अभी बताया कि आपने किसी कपल को देखा और आपको लगा मेड फॉर ईच अदर है, अगर +1 है, इट मीन्स return of 2 securities are moving in the same direction and same magnitude, same direction and same magnitude। मेरी बात को समझ रहे हैं? same direction and same percentage, मतलब एक सिक्योरिटी 10% से बढ़ी तो दूसरी भी 10% से बढ़ेगी। अगर पहली और दूसरी के बीच में डायरेक्ट पॉजिटिव मतलब परफेक्ट रिलेशनशिप है तो सी पॉइंट। अब इससे और क्या समझ आता है, मतलब अगर आपके पास 2 सिक्योरिटीज हैं, है ना, ये 2 सिक्योरिटीज हैं, इसमें दोनों सिक्योरिटीज की रिलेशनशिप +1 की है, तो बेटा ये रिस्की ज्यादा हो सकता है। आपको वो बात मैं बताने जा रहा हूं। आप देखिए, पहले लिखिए, चलिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं स्क्रीन एक्चुअली में हिल रही है ना। इट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। इट मीन्स उस पोटली का रिस्क सबसे ज्यादा होगा क्योंकि दोनों सिक्योरिटीज का नेचर एक जैसा है। क्योंकि वो रोएंगी तो दोनों रोना शुरू करेंगे इकट्ठा, हंसेंगी तो दोनों इकट्ठा हंसेंगी। इट मीन्स बिकॉज दे हैव अ परफेक्ट रिलेशनशिप, इट मीन्स इट इज अ मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम रिस्की पोजीशन। एंड इफ दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप, अगर -1 है बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं किसी बुक में नहीं है, आप ईमानदारी से लिखिए। मैं कितना सारा एग्जांपल से क्या बताया है। इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज -1, मतलब कोरिलेशन, मतलब अगर जो सिक्योरिटीज है उनका आपस में रिलेशनशिप नेगेटिव का है, सांप और नेवला रह ही नहीं सकते, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। आप एज ए इन्वेस्टर आपका लॉस, आपका रिस्क मिनिमाइज हो सकता है। क्या लिखा है? इट मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड, इट मीन्स पोर्टफोलियो रिस्क इज मिनिमम।
So that is the reason you have to calculate that how these securities are interrelated and whether they are perfectly related or whether they are imperfectly related. Because if they are perfectly related and if correlation is +1, they will have the maximum risk, and if they are negatively related, if they have a correlation of -1, they have a lowest risk. So following is the equation of, वो देख लेंगे आपको जो मैं कह रहा हूँ पहले ध्यान से आप इसमें आ जाए. मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका कोवेरियंस निकाल सकते हैं, वैसे मैं भी नहीं निकालूंगा. चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है चलिए कंसेप्ट नंबर 11 आ गया. अभी पहले आप ऐसा करते हैं, इसमें आ जाइए. ये मैंने एग्जांपल दे दिया था आपको बेटे, बड़ी मेहनत की है, आपको क्या पता, मैंने हैंड रिटन स्लाइड्स. अब यहाँ पर आ जाइए. अब बेटा ये डायग्राम बनाना बस लास्ट, और एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे. एक पोर्टफोलियो बनाया मैंने, पोर्टली बनाई, उस पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटीज रखी, ए और बी. अब इसका रिस्क निकालना है. रिस्क निकालने के लिए क्या करेंगे आपको इनकी क्या क्या चीज़ें चाहिए. एक तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ए चाहिए, और एक इसका वेट चाहिए, एक दूसरी सिक्योरिटी का रिस्क चाहिए और उसका वेट चाहिए, और इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप कैसी है, मोहब्बत कैसी है, जो कोरिलेशन से निकलती है, वो चाहिए. अभी कोरिलेशन का फॉर्मूला देख लेंगे कैसे निकलता है, बहुत इजी है. अभी उसमें मत जाइए, आपको जो मोटा मोटी 90% समझा रहा हूँ पहले उसको समझ लीजिए. ठीक है जी. ये 2 सिक्योरिटीज है इस पोर्टली में. मैंने अभी अभी बताया आपको कि इसको ए मान लीजिए. लिखेंगे बेटा, हाथ से लिखेंगे तभी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी. भले आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस है, लिखेंगे तो समझ ज़्यादा आएगा, लॉजिकली ज़्यादा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए होल स्क्वायर, वेट ऑफ ए होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, और इंटू भूतनी, क्योंकि स्क्वायर किया है इसलिए हम बाद में अंडर द रूट कर देंगे. ये मैंने नीचे लिखा है, चेक करिए. ए होल स्क्वायर, बड़ी मेहनत की बेटे, बी होल स्क्वायर, ये आ गया 2ab. भूतनी की जगह मैंने लिख दिया कोरिलेशन बिटवीन ए बी. इतना समय लगा दिया बोलते बोलते, खाली इस बात को बताना था कि कोरिलेशन ऑफ ए बी क्यों लिखा जाता है रिस्क को निकालने के लिए. कोई इतनी मेहनत नहीं करता, और फिर अंडर द रूट का लॉजिक बताया. तो आपको आज से एक फॉर्मूला समझना है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है सर. आइए बेटे, आपको क्या बताऊं, मैंने बड़ी मेहनत से एक एग्जांपल लिखा है. अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी यार. लास्ट है, 2-3 मिनट रह गए बेटा, 2-3 मिनट रह गए बेटे, आज की क्लास भी खत्म होने वाली है. लिख लो यार. अ कंपनी विशेस टू बाय 1 million ऑफ शेयर्स, रुपी 1 million ऑफ शेयर्स, 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहती है कंपनी फ्रॉम 3 कंपनीज. एक इन्वेस्टर है कंपनी, दे वांट टू बाय द शेयर्स ऑफ 3 कंपनी. ठीक है जी. कंपनीज आर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. वो जो कंपनी है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में है, लिख लेंगे. कंपनीज आर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. अच्छा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की होंगी. 6th क्लास का बच्चा है, 8th का बच्चा है, 11th का बच्चा है, सब अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबकी हैबिट्स अलग होंगी, सबका बिहेवियर अलग होगा. तो यहां पर दे हैव डिफरेंट रिटर्न एंड डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल. कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क. आपको निकालना क्या है, पोर्टफोलियो रिस्क. मैं चाहता तो ये नहीं भी करा था, लेकिन बेटे प्यार है, ऐसे नहीं होता. खाली फॉर्मेलिटी नहीं, काउंसलिंग वीडियोस डाल के नहीं हम फॉर्मेलिटी करते बेटे. आप लिखें, इसकी प्रोफाइल मैंने पूरी लिखी है कि इनका रिटर्न कितना है और रिस्क कितना है. ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मेहरबान सिक्योरिटीज 3 है जी. TCS, अपोलो टायर्स, कोका कोला, बिकॉज दे आर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज. रिटर्न कितना है TCS का 11% और रिस्क कितना है 17%. अपोलो टायर्स का 20% और रिस्क कितना है 29%. कोका कोला का 14% और रिस्क कितना है 21%. एक बात बतानी है कि पोर्टफोलियो रिस्क अभी हम 2 सिक्योरिटीज का निकाल रहे हैं. 2 का ही निकाल सकते हैं, वैसे 2 से ज्यादा का भी कर सकते हैं.
अभी हम हाल फिलहाल क्या समझ रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में दो ही सिक्योरिटीज हैं, इसका मतलब मैं पहले एक पोर्टफोलियो बनाऊंगा जिसमें टीसीएस और अपोलो होंगे, ठीक है सर, इसका रिस्क निकालूंगा। फिर एक दूसरा पोर्टफोलियो बनाऊंगा जिसमें अपोलो और कोका कोला होंगे, ये दूसरा पोर्टफोलियो बन गया। फिर एक तीसरा पोर्टफोलियो बनेगा जिसमें टीसीएस और कोका कोला होंगे। इट मींस देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस and I will be calculating risk of these 3 combinations. So my first combination is TCS and Apollo tires. Let it be related by A. Let it be related by A. मान लेते हैं कि मैं इसको A से रिलेट कर रहा हूं और अपोलो टायर को B से रिलेट कर रहा हूं। इसकी स्टैंडर्डाइजेशन A से सिंबॉलिकली, इसकी स्टैंडर्डाइजेशन B से सिंबॉलिकली मैं ऐसे रिलेट कर रहा हूं। अब आपको यहां वेट्स गिवन नहीं है बेटे, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वेट्स गिवन नहीं है तो आप 50-50% ले सकते हो। तो मैं अभी मान के चल रहा हूं लेट WA बी द वेट ऑफ सिक्योरिटी A, लेट WB बी द वेट ऑफ सिक्योरिटी B, एंड लेट WC बी द वेट ऑफ कंपनी C, कोका कोला। And if weights are not given to me, I can take 0.5, 0.5 and 0.5 आराम से। बेटे गिर ना जाना, डर ना जाना, कमर सीधी, मैं हूं ना आपके साथ, आप क्यों घबराते हो? आप लिखो तो सही। आपको रिस्क निकालना है। अब रिस्क निकालने के लिए आपको कोरिलेशन भी पता होनी चाहिए। तो किस किस के बीच में? टीसीएस और अपोलो के बीच में कोरिलेशन 0 की है। आपको बताया था कोरिलेशन या तो पॉजिटिव 1 की हो सकती है या नेगेटिव 1 की हो सकती है या बीच में कहीं पे भी हो सकती है। कोरिलेशन बिटवीन टीसीएस एंड कोका कोला 0.4 की है, अपोलो एंड कोका कोला 0.62 की है। आराम से लिख लें, कोई जल्दी है ही नहीं यार, कोई जल्दी नहीं है। मैं करके दिखाऊंगा ना, आपको टेंशन लेते हो। मैंने उसको माना था A, तो 0.17 होल स्क्वायर, 0.5 होल स्क्वायर प्लस, मैं अभी टीसीएस और अपोलो का निकाल रहा हूं, 0.29 होल स्क्वायर, 0.5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.17 मतलब 2AB इंटू 0.5 इंटू 0.29 इंटू 0.5 इंटू भूतनी 0 की है, तो मैं भूतनी का कलर ही चेंज कर रहा हूं। मैंने भूतनी का कलर 0 कर दिया, होल अंडर द रूट। अब एक बच्चा कहता है बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर रहा। मत करो बेटे, तथास्तु, भगवान आप जैसा कहोगे वैसा है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा नहीं मैं करके दिखाऊंगा, कर सकते हो बेटे, आप कर सकते हो। This is the formula of standardization of portfolio of one portfolio having TCS and Apollo as shares. बेटे सॉल्व कर सकते हैं, मुश्किल है ही नहीं। मैं अभी नॉर्मल कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ, नॉर्मल से कर देता हूँ। क्या हो गया उसमें, क्या हो गया? 0.17 इंटू 0.17 मेमोरी प्लस 0.29 इंटू 0.2, अच्छा सॉरी मतलब आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इजीली कर सकते हैं, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। आप करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पहले आप करिए फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं जैसे फर्स्ट करना है 0.17 इंटू 0.17 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस में आ जाएगा। अब करना है 0.29 इंटू 0.29 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस में आ गया। 2 इंटू 0.17 इंटू 0.5 इंटू 0.29 इंटू 0.5 इंटू 0 प्लस में आ गया। मेमोरी रिकलेक्ट कर ली 2.109। आराम से बेटे, आराम से स्क्वायर रूट कर दिया, ये आ गया जी 1.45%। आराम से कर लीजिए, मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा, कई बार बटन आगे पीछे प्रेस हो जाता है। आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर रहा हूँ। 0.17 इंटू 0.17
इंटू 0.5 इंटू 0.5 मेमोरी प्लस 0.29 इंटू 0.29 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये आ गया जी। तो बेटे शायद मैंने बेटा ये तो करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने खाली जान के समझाने के लिए बताया था कि अगर कोरिलेशन जीरो है तो भी डायरेक्टली कर सकते हैं, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं दोबारा से एक बार आपके लिए कर रहा हूँ 0.17 इंटू 0.17 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये आ रहा है जी 0.007225। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिगर समझ आ जाए। चलिए कुछ नहीं होगा, 0.007225 ये आ गया जी ए स्क्वायर। अब आ गए 0.29 इंटू 0.29 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये आ गया जी 0.0 बी स्क्वायर, मतलब 0.021025। 2ab करना ही नहीं है क्योंकि 2ab क्या होता है, जो भूतनी है वो भूतनी जीरो की है। मैंने इनको प्लस कर दिया, मेमोरी रिकलेक्ट कर दिया, इसका वो निकाल दिया। बेटे 16.8 आ रहा है, ये मैंने गलत लिखा था, मेरे को तभी डाउट हो रहा था। 16.8% का रिस्क आ रहा है इस पोर्टफोलियो। द रिस्क ऑफ दिस पोर्टफोलियो इज 16.8%। मैं रुक गया हूं, करेंगे तो फायदे में रहेंगे। 1 मिनट अभी लगा लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं बाद में कर लेंगे। यार इतनी सारी बातें आपने सोची थी, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आज तक की क्या लाइफ निकल गई। बाद में कर लेंगे, थप्पड़ मारूं, अभी करो। सो लाइक दिस आई कैन कैलकुलेट द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो। बेटे आज के लेक्चर में मैंने बड़ी मेहनत की है, आप शायद उस बात को एहसास भी नहीं कर पा रहे जितनी मेहनत मैंने की है कि आपको मैं समझा पाऊं कि पोर्टफोलियो रिस्क निकालते समय व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट द वेटेड रिटर्न, व्हाई वी कैन नॉट कैलकुलेट द वेटेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो मिलते हैं बेटे, मुझे लगता है अभी 1-2 लेक्चर्स में हमारे पूरे 15 कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे जो हमने सोचा था, बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और मैं बड़ा इंजॉय करके पढ़ा रहा हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो 1-2 कमेंट लिख के हमें बताइए कि सच में आपको अच्छा लग रहा है। Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. मिलते हैं बेटे।